चलिए बच्चों, कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट 2 इन तेजस मार्क 2। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एनालिसिस जो था वो लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था, कुछ इस तरीके से है। टोटल 29 क्वेश्चंस जो है आए हैं, बट 29 नहीं है, ये भी मैंने आपको कहा था, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार 35 टू 40 क्वेश्चंस आप मान सकते हो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से हो चुके हैं 2010 टू 2023। तो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इन आर क्यूब, ये एक्चुअली आर है, यहां पर आप आर लिख लो भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन आर क्यूब। आर क्यूब मतलब कि बेसिकली थ्री डायमेंशनल प्लेन में, प्लेन नहीं बेसिकली, प्लेन तो बोलेंगे ही नहीं, थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। तो कंसीडर द प्लेन्स P1 विच इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब कि XZ प्लेन की बात हो रही है, एंड P2 इज x प्लस z इज इक्वल टू 1, ये एक और प्लेन है कोई, एंड P3 बी अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2 विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स है ना, मतलब P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन P3 है। इसका मतलब कि फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज करना है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 0 फ्रॉम द प्लेन P3 इज 1 and the distance of a point alpha beta gamma from P3 is 2, then which of the following relations are true? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स के थ्रू मैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 करके प्लेन की इक्वेशन लिख दूंगा। तो मुझे तो ये जो y प्लेन है, y इक्वल टू 0 प्लेन है, इसमें लैम्डा लगाने का मन कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि पहला प्लेन हमारे पास है x प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन कौन सा है, y इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका वो P3 प्लेन। बस मुझे लैम्डा की वैल्यू है ना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए उसने कहा है कि 0 1 0 एक पॉइंट है जिससे कि P3 प्लेन की डिस्टेंस कितनी है, वो 1 है। तो इसको डिस्टेंस इक्वल टू 1 कर देते हैं। 0 1 0 से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बस लैम्डा बचेगा और बाकी ये 0 हो जाएगा और माइनस 1 बचेगा, खैर है ना। तो माइनस 1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस आएगा लैम्डा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 गिवन है और मॉड भी लगा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 जो है उधर चला जाएगा और अंडर रूट हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर ओपन करूँगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट और माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगी। माइनस 1 अपॉन 2 अगर लैम्डा की वैल्यू आई है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो प्लेन मिल जाएगा मुझे, जो कि आएगा x प्लस वाई माइनस 1 एंड माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, जिसको थोड़ा सा सजा के अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हमारा z है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर z लिख लेते हैं, ये z है ना। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2z, तो बेसिकली माइनस वाई पहले लिख दें अगर, है ना, तो माइनस वाई मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस वाई एंड प्लस आ जाएगा 2z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये हमारा प्लेन हो जाएगा। और उसने फिर बोला ही कोई अल्फा बीटा गामा पॉइंट है जिससे कि इस प्लेन की डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 है, तो कौन सा रिलेशन फॉलो होगा बस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा एंड माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें गिवन है 2, और यहाँ पर लगा लेते हैं मॉड। तो बस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, अंडर रूट 9 3 हो जाएगा, तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से दो रिलेशंस आएंगे। एक बार मॉड जब मैं पॉजिटिव के साथ ओपन करूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, इधर आऊंगा इधर ले आएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा ये। तो एक रिलेशन तो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन जब मैं माइनस लूंगा यहाँ पर तो माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, इधर आगे 4 हो जाएगा ये। तो यानी कि 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका सेकेंड रिलेशन। तो यानी कि ऑप्शन बी और डी देखो करेक्ट नजर आ रहा है हमारे क्लियरली। तो ये हो जाएगा हमारे आंसर इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वे में आर क्यूब दे रखा है यहाँ पर। एक्चुअली आर क्यूब है ना, यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन्स P1
एंड P2। तो देखो जब भी कोई प्लेन के पैरेलल लाइन होती है तो उसके सारे पॉइंट्स क्या सेम डिस्टेंस पर नहीं होंगे। मतलब कि अगर ये कोई हमारा प्लेन है जिससे पैरेलल एक लाइन जा रही है अगर, तो इस प्लेन से बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर आने वाले। तो अगर ऐसा है, उसने बोला है ना कि एल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन्स P1 एंड P2। मतलब दोनों प्लेन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर आने वाले पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल लाइन है ये P1 और P2 दोनों के पैरेलल लाइन है, और दोनों के पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन निकालेंगे, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोनों नॉर्मल्स का, तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन मिलेगी। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं I, J एंड K। और पहले प्लेन का नॉर्मल है 1 2 -1 एंड सेकेंड प्लेन का नॉर्मल है वो है 2 -1 1, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। और बस इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो यहाँ आई कैप में आ जाएगा 2 एंड -1, यानी कि आई कैप आ जाएगा। जे में अगर देखें तो 1 एंड +2 हो जाएगा, यानी कि -3 लिखूंगा मैं जे कैप। और के में देखें तो -1 एंड -4, यानी कि -5 के कैप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वो नॉर्मल वेक्टर, सॉरी इस एल लाइन के अलोंग जो वेक्टर आएगा वो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एल लाइन आ जाएगा। और साथ में उसने बोला कि पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन है। इसका मतलब कि अगर लाइन एल का वैल्यू लिखा, मतलब इक्वेशन लिखूं मैं, तो ये लेमडा टाइम्स हो जाएगा I -3J -5K, ये हो जाएगी आपकी एल लाइन। उसके बाद उसने बोला कि लेट M बी द लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन L टू द प्लेन P1। P1 पर अगर मैं इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करूंगा तो उन सबको ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली फिर से एक लाइन ही मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि उसकी डायरेक्शन तो यही आएगी, उस लाइन की डायरेक्शन तो यही आएगी, और साथ में सिर्फ 0 0 0 जो पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है उसका प्रोजेक्शन अगर P1 पर ले ले, मतलब कि उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ले, तो उस लाइन पर आने वाला एक पॉइंट भी मिल जाएगा। और अगर उस लाइन पर आने वाला एक पॉइंट भी मिल जाएगा तो यानी कि लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो हम लोग 0 0 0 जो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन P1 प्लेन पर ले लेंगे, यानी कि उस प्लेन पर। तो यानी कि अल्फा -0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू बीटा -0। मान लेते कि अल्फा बीटा गामा जो है वो प्रोजेक्शन है 0 0 0 का इस प्लेन P1 पर। तो बीटा -0 एंड डिवाइडेड बाय 2 करूंगा मैं, इज इक्वल टू गामा -0 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी -1, एंड इज इक्वल टू आएगा माइनस टाइम्स 0 0 0, अगर मैं उसमें सेटिस्फाई करूंगा तो आएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो -1/6 बेसिकली यहाँ से आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से अगर देखें तो -1/6 आ गई है। बीटा की वैल्यू अगर देखें तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/3 आ जाएगा। और गामा की वैल्यू अगर देखें तो गामा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +1/6। तो ये हो गया प्रोजेक्शन। अच्छा देखो डायरेक्टली एक पॉइंट तो प्रोजेक्शन सीधा सीधा आ रहा है ना, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एम लाइन जो है निकलने वाली है, वो जो भी निकलेगी उसका एक पॉइंट तो ऑलरेडी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके डायरेक्शन हमें ही गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन अगर लिखूंगा मैं सॉरी, तो लाइन एम की इक्वेशन जो है वो हो जाएगी -1/6 कॉमा -1/3 कॉमा 1/6, ये हो जाएगा एंड आएगा प्लस लेमडा टाइम्स जो सेकंड डायरेक्शन जो है वो है 1 -3 -5, 1 -3 एंड आएगा -5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस लाइन पर इन जनरल कोई भी पॉइंट क्या होगा भाई, -1/6 प्लस लेमडा कॉमा -1/3 -3 लेमडा कॉमा 1/6 -5 लेमडा, कुछ इस तरीके से इन जनरल पॉइंट इस एम लाइन पर हम लोग ले लेंगे। और अब बारी बारी चेक कर लेंगे कौन सा पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लो पहला पॉइंट चेक करना है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दूंगा मैं, यानी कि -1/6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। लेमडा 1/6 अगर यहाँ पुट करूँ तो पहला पॉइंट अगर पूरा बन जाए एग्जैक्टली एज इट इज वैसा ही, तो इसका मतलब हमारा वो ए पॉइंट भी इस लाइन पर लाई करेगा। तो 0 तो यहाँ खैर आ ही जाएगा, वो मुझे पता है।
यहाँ पर अगर लेमडा की वैल्यू 1/6 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -1/3 और -1/2 हो जाएगा ये। उसके बाद आएगा कॉमा, यहाँ पर आएगा 1/6 माइनस 5/6 हो जाएगा ये, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ आएगा -5/6 कॉमा, यहाँ पर अगर देखें तो 1/6 माइनस 5/6 हो जाएगा 4/6 माइनस का, यानी कि -2/3। तो अगर ये एग्जैक्टली पॉइंट बन रहा है ये हमारा, तो जो कि बन रहा है एग्जैक्टली, तो ये ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे। सेम वे में अगर मैं सी पॉइंट को चेक करना चाहता हूं तो सी पॉइंट के लिए है ना, ये तो हमने चेक किया किसको भाई, ये हमने चेक किया है ए पॉइंट को, और बी पॉइंट तो ऑलरेडी दिख गया था। सी पॉइंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, सी पॉइंट चेक करने के लिए एज इट इज फिर -5/6 रख दूंगा मैं, लेमडा -1/6 की वैल्यू, लेमडा -1/6 इज इक्वल टू रख देंगे 5/6, है ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -5/6 है, सॉरी। तो -5/6 करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ से कितना हो जाएगा, -5/6 प्लस 1/6 यानी कि -4/3 यानी कि -2/3 आ जाएगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर -2/3। लेमडा -2/3 अगर यहाँ पर पुट करूँ और एक्जैक्टली वही पॉइंट मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि -5/6 तो खैर एज इट इज आ ही जाएगा। उसके बाद -2/3 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 -1/3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और कॉमा, बाकी अगर देखा जाए तो 1/6 एंड माइनस आएगा 5 × 2 हो जाएगा 10, तो प्लस हो जाएगा 10/3। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जब पुट करेंगे 5 × 2 हो जाएगा 10 करेक्ट, प्लस आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 करेक्ट, तो ये हो जाएगा। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा मैं तो 5/6 माइनस का कॉमा माइनस दिस विल बी 6 - 1 5/3 हो जाएगा ये। क्या नेक्स्ट पॉइंट 5/3 है क्या, नहीं है, बिल्कुल यहाँ 0 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे सीधा सीधा, हम लोग ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते भाई। नेक्स्ट पॉइंट को, अगर डी पॉइंट को चेक करना है तो डी पॉइंट को चेक करने के लिए क्या करना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 कर देता हूँ मैं। तो जब मैं, हालांकि वैसे वाई कोऑर्डिनेट 0 करते हैं ना, डायरेक्टली हमको दोनों चेक हो जाते हैं, तो -1/3 एंड -3 लेमडा इज इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो यहाँ से लेमडा जो है वो आ जाएगा -1/9, और -1/9 जब मैं पुट करूंगा तो कोई एक कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, जैसे कि x कोऑर्डिनेट की बात करें तो लेमडा -1/6 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो आएगा -1/9 -1/6, यानी कि दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 3, तो ये एक्चुअली -1/18 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -1/3 है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका मतलब ए एंड डी आर दी करेक्ट आंसर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, x greater than 0, y greater than equal to 0 and z greater than equal to 0 है, with 0 as, sorry, O as origin and OP and OR along the x axis and the y axis respectively. The base OPQR of the pyramid is a square with OP equal to 3. The point S is directly above the midpoint T of the diagonal OT such that TS is equal to 3 है। देन आपको बताना है एक्यूट एंगल बिटवीन OQ एंड OS इज दिस। तो चलो ठीक है, पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो उसने कहा है कि OPQR जो है, RS जो है वो एक पिरामिड है, मतलब कि उसका जो बेस है वो एक्चुअली उसने बोला है कि स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है OPQR। और उसमें भी उसने कहा है कि जो OP है, OP और OR एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से जो है सिनेरियो है, जिसमें कि मैं बेस यहां पर बना देता हूं। तो अगर बेस यहां पर बनाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस इस पिरामिड का, और जस्ट अबाव यहाँ पर एकदम मिड पॉइंट के अबाव कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है। थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट लेते हैं, इधर से मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है ऐसा, तो इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है और इसको ज्वाइन करना है, कुछ इस तरीके से ये हमारा पिरामिड बनेगा। तो जो OP है ये एक्स एक्सिस है, ये P है, और ये R है, ये वाई एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है। तो कुछ इस तरीके से OP और OR जो है, OP और OR जो है बेस में आ गए हैं, जो कि उसने कहा है
कि ओपी जो है 3 है। अगर ओपी 3 है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, क्योंकि स्क्वायर बेस है ना, इस वजह से। और अगर इसके सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर एग्जैक्टली 3/2 कॉमा 3/2 कॉमा 0 पर आएगा, क्योंकि z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना बेस में, क्योंकि xy प्लेन में है वो बेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कहानी है। उसके बाद फिर उसने कहा है द पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबाउ द मिड पॉइंट टी ऑफ डायगोनल ओ क्यू टी एस। ओके, तो ओ पहले तो ओ पी क्यू आर है ना, बना लेते हैं। ओ ये है, पी क्यू आर ये है, और टी ये है हमारा, तो नहीं सॉरी एस ये है, तो ये एस हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसने कहा है कि द पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबाउट द मिड पॉइंट टी, मतलब कि जो मिड पॉइंट है टी डायगोनल ओ क्यू का, है ना, तो ओ क्यू का जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली हमारा क्या पॉइंट हो गया, ये टी पॉइंट हो गया, ये वाला जो कि 3/2 0 है। उसके जस्ट अबाउ है ना, टीएस का लेंथ उसने दे रखा है हमें, देखो टीएस इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अगर टीएस इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका मतलब कि इसका जेड कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा ना, एक्स वाई प्लेन से ऊपर जाएंगे, एस डायरेक्टली अबाव है, तो जो एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हो जाएंगे 3/2 है ना, 3/2 3/2 तो एग्जैक्टली टी के जैसे ही रहेगा, और उसके जस्ट अबाव 3 डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि इसका जेड कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। ठीक है, देन आपको बताना है एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एंड ओ एस। तो आप सारी चीजें निकाल लेते हैं, ओ क्यू और ओ एस। तो ओ क्यू की अगर बात करें तो ओ क्यू वैक्टर, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये होगा 3/0 ये हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना बेस में है, और क्यू जो है वो 3 और 3 दोनों एक्स और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर है। तो जो ओ क्यू होगा वो बेसिकली हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप। और उसके बाद दूसरा जो है वो ओ एस है, तो ओ एस की अगर बात करें तो निकाल लेते हैं। ओ को एस से ज्वाइन करूंगा तो आएगा 3/2 i कैप प्लस 3/2 j कैप और प्लस आएगा 3k कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा ओ एस वैक्टर। उसने बोला है एंगल निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आएगा 9/2 प्लस 9/2, और यहाँ तो आ जाएगा 0, एंड डिवाइडेड बाय दोनों का मॉड्यूलस आएगा। दोनों का मॉड्यूलस मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 9 प्लस 9 18 हो जाएगा ये, और अंडर रूट ऑफ यहाँ पर अगर देखें तो 9/2 9/4 प्लस 9/4 18/4 हो जाएगा, और 18/4 यानी कि 9/2 हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9/4 प्लस 9/4 हो जाएगा 18/4 यानी कि 9/2 करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 9 हो जाएगा 27, तो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो अगर ऐड करेंगे तो 9/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 9, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 18 जो है 3√2 लिख दूंगा मैं इसको, एंड इनटू यहां पर अगर देखिए तो 27/2 आएगा, तो √2 उसका ऊपर पहुंचा देते हैं, तो यहां तो आ जाएगा √2, एंड 27 का रूट अगर देखें तो 3√3 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3√3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 तो ये डायरेक्टली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, तो 1/√3 कॉस थीटा की वैल्यू है। और अगर 1/√3 कॉस थीटा की वैल्यू है तो थीटा बेसिकली कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3 हो जाएगा। लेकिन ये कहीं से कहीं तक है ना 60 डिग्री नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल ओ क्यू एस इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। प्लेन निकालना है कंटेनिंग द ट्राइंगल ओ क्यू एस। ओ क्यू एस ट्राइंगल को कंटेन करने वाला, ओ क्यू और एस ट्राइंगल को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 0 0 0 तो उस पर है, ठीक है, 0 0 0 से पास करने वाला प्लेन है, तो x माइनस 0 वाई माइनस 0 और z माइनस 0 लिखूंगा मैं, है ना, प्लेन की इक्वेशन के लिए। ये बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ए ऑप्शन मैंने चेक किया था। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, तो दोनों को 0 से कनेक्ट कर दे अगर, है ना, o से कनेक्ट कर दे, तो यहाँ से अगर देखा जाए ध्यान से तो चलो ठीक है, वैसे हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो 3/2 यहाँ पर पुट कर दूंगा, 3/2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 3 3 और 0, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से 3 3 3 अगर मैं कॉमन लेकर हटा दूं, और
इसको प्रॉपरली लिख लें अगर एक बार, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। और वैसे तो जीरो है तो डायरेक्टली हटा देंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे अगर तो 1/2 बचेगा। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस वाली रो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 1 0। बस इसको ओपन कर लेते हैं, तो x के अलॉन्ग आ जाएगा 0 -2 यानी कि -2x आ जाएगा। उसके बाद फिर y के अलॉन्ग आएगा 0 एंड -2 यानी कि +2 लिख दूंगा, तो +2y आ जाएगा। और z के अलॉन्ग आएगा 1 -1 यानी कि 0। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, यानी कि x - y इज इक्वल टू 0 जो है उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, जो कि OQS जिसमें ट्राइंगल आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x - y इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS इज 3/√2। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P से, है ना, P पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, ये है x एक्सिस पर है, यानी कि 3,0,0 है। तो P पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें तो डिस्टेंस क्या आना चाहिए वो निकालना है अगर मुझे, तो C मार्क कर लेते हैं। इससे डिस्टेंस इस पॉइंट का निकालना है, तो 3 पुट किया तो 3 बचेगा सिर्फ, एंड डिवाइडेड बाय √1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली, है ना, इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम 3 0 0 कितना आ रहा है, 3/√2 आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS इज √15/2 आएगा। तो एक बार देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम O, जो O पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, उसकी डिस्टेंस टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS, तो RS को कंटेन करने वाला, है ना, RS को कंटेन करने वाला, तो RS को कंटेन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस O से निकालना है मुझे। तो यहाँ पर हमको इसकी पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन अगर जल्दी से मैं लिखूं तो ठीक है, चलो करते हैं। तो R जो पॉइंट होगा वो होगा 0,3,0 होगा, ठीक है, 0 3 0 होगा। और RS लाइन की इक्वेशन अगर लिखें तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वो हो जाएगी कितनी, x - 0, y - 3 एंड z - 0, कुछ इस तरीके से आएगा। और जो डायरेक्शन आएगी लाइन की, वो डायरेक्शन आएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो 3/2 यहां से आएगा -3/2 और यहां से आएगा 3, तो यहां आ जाएगा 3/2, और यहां जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3/2 आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 आएगा। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, और 3 कॉमन भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब डायरेक्शन रेशियोज को तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो डायरेक्शन रेशियोज है वो यहाँ पर क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 - 2 1 हो जाएगा, है ना, 1 - 2 और 2 होगा एक्चुअली। तो यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ मैं, इसको लिख देते हैं कि ये हो जाएगा 1 1 - 1 और यहाँ तो इस लाइन पर इन जनरल हम लोग पॉइंट अज्यूम कर लेंगे लैम्डा की टर्म्स में कि -λ, कॉमा -λ + 3, कॉमा 2λ, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने पर सेम वेक्टर मिलेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट हम इस डायरेक्शन के अलोंग लेंगे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, जो कि आएगी λ + λ - 3, है ना, इसके साथ, और फिर +2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो +4λ, और इज इक्वल टू 0 करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6λ इज इक्वल टू 3, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लैम्डा 1/2 आ गया, तो वो यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो -1/2, कॉमा 1/2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 - 1/2 हो जाएगा 5/2, और कॉमा यहाँ पर पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा। बस इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की अगर ओरिजिन से √15/2 आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो आएगा 1/4, और प्लस आएगा 25/4, प्लस आएगा 1, और इसका आ जाएगा √, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको सॉल्व करूंगा, 25 और 1 26, 26 और 4 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √30/4 यानी कि √15/2 एग्जैक्टली ये हमें मिल रहा है यहाँ पर।
सॉरी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा √15/2 एग्जैक्टली हम मैच कर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट P be the image of the point 317 with respect to the plane x minus y plus z is equal to 3, then the equation of the plane passing through P and containing the straight line this क्या होगा, ये बताना है हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पॉइंट का इमेज निकाल लेते हैं इस प्लेन में। तो वो निकालना बहुत आसान है, अल्फा बीटा गामा अगर इमेज मान लूँ तो अल्फा -3 एंड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन से आएगा 1 इज इक्वल टू बीटा -1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन से -1 आएगा इक्वल टू गामा -7 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस पॉइंट को अगर वहां पर सेटिस्फाई करते हैं तो 3 - 1 2 2 + 7 हो जाएगा 9 9 - 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12/3 इज -4, -4 के इक्वल रख दिया, अल्फा -3 इज इक्वल टू -4 करेंगे अगर, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू सबसे पहले हमको मिल जाएगी -1, उसके बाद बीटा की वैल्यू अगर देखें तो बीटा -1 अपॉन -1 को 4 के इक्वल करूंगा तो 4 + 1 हो जाएगा 5, गामा -7 इज इक्वल टू -4 यानी कि गामा की वैल्यू हो जाएगी 3। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आ जाएगा, और अगर ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट से पास होने वाली मतलब कि -1, 5, 3 ये हो गया हमारा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकालना है जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड मतलब 0 0 0 भी इस लाइन पर लाई कर रहा है, यानी कि उस प्लेन पे भी लाई करेगा, तो इसका मतलब x - 0 y - 0 z - 0 लिखूंगा। इस लाइन की डायरेक्शन ले लेंगे जो कि पैरेलल टू दैट प्लेन होगा, और साथ में इस पॉइंट को अगर मैं 0 0 से माइनस करूंगा 0 0 0 से, तो एक और वेक्टर हमें उस प्लेन में मिल जाएगा जो कि होगा -1, 5 और 3। बस इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके हम लोग क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1, तो यानी कि x आ जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा -4y, और उसके बाद फिर नेक्स्ट z में देखेंगे तो 5 एंड +2 यानी कि 7 हो जाएगा, तो +7z इज इक्वल टू 0 उस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि आपको नजर आ रही है ऑप्शन सी में। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2017 में आया हुआ प्रश्न ही है, और ये भी मतलब उसी लेवल का है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस, इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए, यानी कि इन दोनों के नॉर्मल्स बेसिकली उस प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका नॉर्मल भी पता है, इसका नॉर्मल भी पता है, दो वेक्टर्स यानी कि उस रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल पता है हमें, और उसके बाद 1 1 1 उस प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट है। तो यानी कि हो जाएगा x - 1 y - 1 z - 1, और इन दोनों के नॉर्मल्स यहाँ पर सजा दूंगा मैं, तो हो जाएगा 2 1 -2 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 - 6 एंड -2 यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको ओपन कर लेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर कितना आएगा -2 एंड हो जाएगा +12, -2 + 12 सॉरी -2 एंड -12 यानी कि -14 x आ जाएगा, ये सॉरी x - 1 आएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर -2 एंड -6 +6 हो जाएगा बेसिकली, तो -4 एंड +6 होगा अगर, तो ये बेसिकली +2 आ रहा है, यानी कि लिखेंगे -2, तो -2 टाइम्स y - 1 आएगा, और z में देखेंगे तो आएगा ये -12 एंड -3, -12 एंड -3 हो जाएगा -15, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 z - 1 इज इक्वल टू 0। बस इसको ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा -14x, यहाँ से आएगा -2y, एग्जैक्टली वही आ भी रहा होगा, बिल्कुल सही है, -15z है, और बाकी देखें तो ये +14 हो जाएगा, यहाँ से आएगा +2 और यहाँ से आएगा +15 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर अगर लिखो तो माइनस कॉमन लेके हटा दे अगर इसमें से, तो 14x + 2y और +15z, और 14 + 2 16 हो जाएगा, 16 + 15 हो जाएगा -31 लिख दूंगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने। तो ऑप्शन ए जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2018 का क्वेश्चन है, लेट P1 एक प्लेन है, P2 एक प्लेन है, बी टू प्लेन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है ये बताना है हमें। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियोज 1 2 -1, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं भाई? दोनों प्लेन्स का के नॉर्मल्स का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन मिलता है। तो बस वही करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल, यानी कि इसका प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाएगा? 2 1 -1, 2 1 -1, और सेकंड प्लेन का नॉर्मल है 1 2 1, यहाँ आ जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 1। बस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे बेसिकली यहाँ से। तो बस इसको ओपन कर लिया तो हो जाएगा 1 एंड +2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 i कैप। जे में अगर देखें तो हो जाएगा 2 एंड +1 यानी कि -3 लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं, है ना, जे कैप आएगा। के कैप में आएगा 4 -1 यानी कि +3 हो जाएगा ये के कैप। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो, और जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर्स होंगे, 3 -3 और 3। तो मैं 1 -1 और 1 अगर ले लूं, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ना, डीआरस ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके प्रोपोर्शनल जो भी नंबर्स होंगे बेसिकली उसको डीआरस मान सकते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रोपोर्शनल इसके हो नहीं सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है पिक्चर से गायब हो गया भाई। द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अगर इसको भी चेक करना है, अगर ये लाइन उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ये वाला लाइन। इस लाइन का डायरेक्शन क्या है भाई? 9 9 3 है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होना चाहिए। क्या हो रहा है एक बार चेक करो। तो 9 × 1 प्लस आएगा 9 × -1 और प्लस आएगा 3 × 1, ये बिल्कुल भी 0 नहीं आ रहा है। अगर ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में उसने बोला कि परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। उसके बाद एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 60 डिग्री। तो P1 और P2 के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का, तो निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, पहले प्लेन का नॉर्मल है 2 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 1 -1। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे 1 2 1 के साथ में, तो इंटू 1 यहाँ पर 2 और इंटू 1, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही है। और डिवाइडेड बाय दोनों का मॉड्यूलस लिखूंगा मैं। पहले प्लेन का जो मॉड्यूलस आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, यानी कि √4 + 1 + 1, और इंटू √, सेकेंड प्लेन का नॉर्मल आएगा, नॉर्मल का मॉड्यूलस आएगा 1 + 4 + 1, यहाँ पर भी आएगा, है ना, 1 + 4 + 1। बस इसका एक्यूट एंगल ही अगर निकालना है तो मॉड्यूलस ले लो, तो ये हो जाएगा 2 + 2 - 1 एंड डिवाइडेड बाय √6 × √6 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 - 1 हो गया 3, तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। और अगर 1/2 cos थीटा है तो इसका मतलब सही बात है भाई, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब उसने बोला है P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। अगर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन है, इसका मतलब कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा प्लेन का, यानी कि ये हो गया नॉर्मल उस प्लेन का, और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन के लिए आ जाएगा 1 - 1 1 है ना, तो 1 × 4 2 माइनस, है ना, 4 2 -2 से पास हो रहा है, या कहीं गलत लिख लिया, सही है, इससे पास हो रहा है। और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, ठीक है, यही है ना, हाँ करेक्ट है। तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा 1 × 4x - 4 -1 × y - 2 और +1 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा उस लाइन उस प्लेन का इक्वेशन। तो x - y + z आ जाएगा, -4 + 2 विल बी -2, -2 + 2 हो जाएगा 0, यानी कि हो गया 0। ये हो जाएगा आपका वो रिक्वायर्ड प्लेन। अब इसका डिस्टेंस उसने बोला है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 1 1 फ्रॉम द प्लेन P3 जो है इतना आएगा।
तो 2 1 1 से इसका डिस्टेंस निकालना है अगर, तो 2 1 1 एंड डिवाइडेड बाय, है ना, d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और इस पूरे का मॉड्यूलस। तो ये बेसिकली 2/√3 एग्जैक्टली आ रहा है, यानी कि 2/√3 अगर आ रहा है तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, और अगर करेक्ट है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट p बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट है p हुज इमेज q इन द प्लेन x प्लस वाई इक्वल टू 3, that is the line segment PQ is perpendicular to the plane x plus y equal to 3 and the midpoint of PQ lies in the plane x plus y equal to 3। मतलब कि इमेज का उसने डेफिनेशन बता दिया भाई आपको। लाइज ऑन द z एक्सिस, क्या लाई करता है z एक्सिस पर? whose image q in the plane x plus y equal to 3 lies on the plane z axis, lies on the z axis। let the distance of p from the x axis be 5 if r is the image of p in xy plane, then length of pr क्या होगा ये बताना है। तो एक बार सिनेरियो ड्रॉ कर लेता हूं मैं। मान लेता हूं कि x और y कोऑर्डिनेट्स ऐसा मान लेते हैं, और z एक्सिस है ना इधर बाहर निकलते हुए इस तरीके से ऐसा अज्यूम करते हैं। तो जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लेन आएगा ना, एक्चुअली x प्लस वाई लाइन जो आती है ना उसको आप उठा दो z एक्सिस में, ये हो जाएगा वो प्लेन। ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो p पॉइंट है ना वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करने वाला पॉइंट है, और ये कुछ ऐसा पॉइंट है कि जो उसका इमेज है ना q वो z एक्सिस पर लाई कर रहा था। तो z एक्सिस यहां पर आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि इस पर लाई करने वाला q पॉइंट होगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये हो गया आपका q पॉइंट, और इसका जो इमेज होगा वो p होगा, या p का इमेज q होगा, बात एक ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो है, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉइंट है p, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, इस पॉइंट को मैं अगर मान लूं कि यह है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट है। ठीक है, लाइज ऑन द लेट द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस बी 5। चलो अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है, r वगैरह तो बाद में निकालेंगे, xy प्लेन में इमेज। तो एक काम करते हैं, उसने बोला है कि अच्छा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, है ना, यही तो हो जाएगा। यानी कि आपको उसने गिवन है कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो एक्चुअली इक्वल टू 5 है। इसका मतलब हो गया कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एक और बात है। बात यह है कि अच्छा क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से मतलब डायरेक्टली मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा z एक्सिस पर, अगर है ना इस पॉइंट से डायरेक्टली अगर z एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो उसका x और y तो जीरो हो जाएगा क्योंकि z एक्सिस है, और z कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली यही वाला आ जाएगा। यानी कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 0,0, गामा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो इस प्लेन पर लाई करेगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, इसको मैं m कह देता हूं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फा प्लस 0/2 कॉमा बीटा प्लस 0/2 कॉमा गामा प्लस गामा/2 यानी कि गामा। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो इस प्लेन पर लाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लेन पर। तो लाई करा दो, तो x/2 प्लस अल्फा/2 प्लस बीटा/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ये हो गई समीकरण नंबर 2। उसके बाद एक और इक्वेशन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस होगा वो एक्चुअली क्या होगा, इसकी जो डिस्टेंस है 0 0 0 से उसका डबल होगा। तो मैं सबसे पहले तो भाई जो प्लेन है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, और यहां पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब जो z एक्सिस से इस प्लेन की डिस्टेंस आएगी, है ना, या ओरिजिन से बात कर लो सेम ही बात होगी। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, इसको d बोल दूं अगर मैं, ये d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 3, है ना, x प्लस वाई माइनस 3 की डिस्टेंस निकालना है मुझे 0 0 0 से, है ना, या फिर 0 0 0 से निकाल लो, चाहे आप किससे निकाल लो, इस पॉइंट से निकाल लो, क्योंकि हाँ गामा तो है ही नहीं रखने के लिए कुछ जगह, समझ रहे हो ना। तो यही आएगा। तो यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का पूरे का मॉड्यूलस, यानी कि 3/√2 हो जाएगा। ये d डिस्टेंस,
ये d डिस्टेंस अगर 3/√2 है तो ये जो है इसका डबल होगा d का, है ना, p पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम दिस q पॉइंट। तो इसका मतलब pq अगर निकालेंगे तो क्या pq इज इक्वल टू 2 टाइम्स d नहीं होगा क्या? 2 टाइम्स d का मतलब क्या हो गया? 3√2 हो जाएगा ये। बस अब कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो, pq स्क्वायर जो है pq स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3√2। 3√2 अगर pq स्क्वायर हो गया, pq स्क्वायर मतलब कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और गामा माइनस गामा हो जाएगा 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 2 हो जाएगा 18। तब आपको अल्फा प्लस बीटा 6 पता है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 18 पता है। यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि अल्फा और बीटा 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 प्लस 3 6 है और 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, यानी कि ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हो गया 3। और क्या मैं गामा नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। आप बीटा अगर यहाँ पर रखोगे 3 तो ये 9 हो गया, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि 16 हो गया। और गामा की वैल्यू वैसे तो प्लस माइनस 4 आएगी, लेकिन जो पॉइंट P है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, इस वजह से गामा की वैल्यू सिर्फ 4 लेंगे पॉजिटिव वाली। तो इसका मतलब कि 3,3,4 ये हो गया वो पॉइंट। यहाँ बेसिकली तीनों की वैल्यूज आ गई आपके सामने। अब देखो क्या पूछा है उसने पूछा है कि जो R है ना, R इज द इमेज ऑफ P इन द XY प्लेन। तो जब हम किसी पॉइंट का XY प्लेन में इमेज लेते हैं ना, तो इसका मतलब उसका Z कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, सिर्फ इतना होता है। तो जो R पॉइंट आएगा ना, जो R पॉइंट आएगा वो आएगा 3,3,-4, ये हो जाएगा आपका R पॉइंट। और P पॉइंट क्या है? P पॉइंट है 3,3,4। बस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, PR जो है डबल ऑफ Z कोऑर्डिनेट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि PR की डिस्टेंस कितनी होगी? PR इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इतना ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। सपोज द पॉइंट 3 2 माइनस 1 इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1 0 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। तो ये कोई प्लेन है और ये कोई पॉइंट 3 2 माइनस 1 है, इसका मिरर इमेज अगर देखें तो एग्जैक्टली इधर आएगा, और ये मिरर इमेज जो है इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे के दोनों मिरर इमेज ही होंगे भाई, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे भाई ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है इस प्लेन में, कोई बात गलत थोड़ी ना है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस। ओके, तो देखो अब बात यह है कि दो तीन बातें हैं, दो तीन बातों में इस प्लेन का नॉर्मल मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा ना तो एक वेक्टर मिलेगा मुझे, है ना, और ये वेक्टर जो है बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, यानी कि नॉर्मल होगा उस प्लेन का। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन डायरेक्टली आ रहा है, 3 माइनस 1 करूंगा तो 2 आई कैप, 2 माइनस 0 करेंगे तो आएगा प्लस 2 जे कैप, और माइनस 1 माइनस दिस करेंगे तो आएगा 0 के कैप। ओके ठीक है, ये आ जाएगा भाई। अगर ये आ गया तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा बीटा गामा इन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, वैसे देखो मैं सीधा भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 0 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उसने गामा प्लस लैम्डा का जो वैल्यू है ना वो 1 दे रखा है। गामा प्लस लैम्डा का वैल्यू अगर 1 दे रखा है, इसका मतलब कि यहां पर मुझे 1 बनाना पड़ेगा, है ना। यहां पर अगर 1 बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक्चुअली ये आप ऐसा ले सकते हो कि 1 1 0 ले लेंगे। 1 1 0 जो है अल्फा बीटा गामा की सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कि ये हो गए आपके अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा अगर ये हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो हटा ही देते हैं, इसके बिना ही हमने काम कर दिया वैसे, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर देखें अल्फा बीटा गामा आ गया तो बस डेल्टा ही तो चाहिए मुझे।
अगर डेल्टा ही चाहिए, अच्छा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई और गामा तो जीरो ही है इज इक्वल टू डेल्टा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। यहां पर अब ये जो मिड पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट क्या इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, 3 + 1 4 यानी कि 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2 भी करेंगे, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 1 -1 प्लस -1 अपॉन 2 यानी कि -1। ये हो जाएगा ये वाला मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट भी इसी प्लेन पर तो लाई करेगा, तो यहां से डेल्टा आ जाएगा, तो इसको लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा, तो डेल्टा हो गया 3। डेल्टा 3 आ गया, तो बस अब ऑप्शन चेक करना है। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करें, अल्फा और बीटा 1 1 हो चुके हैं ना भाई, अल्फा और बीटा 1 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। गामा माइनस डेल्टा, गामा इज 3 माइनस डेल्टा इज 0, तो 3 - 0 का 3 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। और डेल्टा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 होगा क्या, डेल्टा 3 है बीटा 1 है, तो डेल्टा प्लस 1 जो है मतलब 3 + 1 क्या 4 नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू डेल्टा आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का एडिशन जो है 2 है और डेल्टा कितना है 3 है, तो क्या 2 इज इक्वल टू 3 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब डी ऑप्शन इज नॉट दी करेक्ट आंसर। तो ए बी सी जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 3z इज इक्वल टू अल्फा, 4x + 5y + 6z इज इक्वल टू बीटा एंड 7x + 8y + 9z इज इक्वल टू गामा -1 इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, तीनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ना वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर आएगा। दिस रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ओके, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मॉड्यूलस ऑफ m से, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m से। लेट p बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा फॉर विच the above system of linear equations is consistent, and d be the square of the distance of the point 0 1 0 from the plane p. okay, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा, सबसे पहले तो ये बताना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m के लिए सबसे पहली बात, मुद्दे की बात, अगर उसने बोला है ना कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, अच्छा d का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, d मतलब कि एक्चुअली मैं डेल्टा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। डेल्टा मतलब कि एक्स वाई जेड से बनने वाले डिटर्मिनेंट का है ना, का डिटर्मिनेंट बेसिकली। तो वो आएगा 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से है, 4 5 6 यहाँ से है, 7 8 9 यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा 4 5 6 और 7 8 9, और ये बहुत फेमस डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू 0 आता है, यानी कि डी का वैल्यू 0 हो गया। आप वैसे भी अगर देखो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने आप जो है दो रोज जो है एग्जैक्टली सेम बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू 0। डेल्टा अगर इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कि अब एकमात्र ऑप्शन जो है बचता है यहां पर कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए इन तीनों इक्वेशंस के, क्योंकि अगर ये 0 नहीं मतलब नहीं आता तो फिर हम कह देते कि भाई हाँ कंसिस्टेंट भी है और साथ में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन इस केस में जब ये 0 आ गया है, इसका मतलब अगर मुझे इसको कंसिस्टेंट बनाना है तो यानी कि d1 d2 डेल्टा 1 डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी तो हम कह पाएंगे कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और तभी तो कह पाएंगे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट बनाने के लिए अब मुझे इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए अब देखो, अगर यहां पर ये तो खैर 0 आ गया है, उसके बाद अल्फा बीटा और गामा -1 जो है ये बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। क्या इसका ये कंसिस्टेंट सिस्टम तब नहीं होगा कि जब ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाए, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होने के लिए क्या करना है, हमें कांस्टेंट्स को 0 करना है। कांस्टेंट्स को 0 करना है यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और साथ में गामा -1 की वैल्यू भी 0 कर दूंगा। अगर ये कांस्टेंट 0 होगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा, और उस केस में कंसिस्टेंट तो होता ही है भाई। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अल्फा 0 होना चाहिए, बीटा 0 होना चाहिए और गामा इक्वल टू 1 होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बस इसकी वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m मैट्रिक्स ये आ जाएगा हमारे पास। यहां पर वैल्यू अगर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 0, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1, यहां बीटा की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां आ जाएगा -1 0 और 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
बस अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ इसके अलॉन्ग ओपन करेंगे, अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं तो -1 टाइम्स 0 एंड -1, ठीक है, 0 एंड -1, तो -1 टाइम्स -1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, है ना। इस वाले पार्ट का एक्चुअली पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, तो ये पहला जो पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, डिटर्मिनेंट ऑफ एम मैट्रिक्स। उसके बाद फिर हम यहां पर पूछा है तो वैल्यू ऑफ डी क्या होगा। वैल्यू ऑफ डी एक्चुअली है क्या, डी बी अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन पी। प्लेन पी कौन सा है, प्लेन पी एक ऐसा प्लेन है जो कि इन सारे अल्फा बीटा गामा को कंटेन करने वाला प्लेन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमको क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमको d1 d2 d3 b0 करना पड़ेगा। तो जो ये वाली डेल्टा मैट्रिक्स हमने बनाई थी, डेल्टा डिटर्मिनेंट जो हमने बनाया था एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनाया था, यहां पर फर्स्ट कॉलम में अगर मैं अल्फा बीटा और गामा -1 पुट कर दूंगा यहां पर, तो ये हमें मिल जाएगा d1 की वैल्यू जो कि 0 होना चाहिए। तो वहां से इक्वेशन क्या आएगी देखो, यहां पर आएगा अल्फा बीटा और गामा -1, और बाकी जो दो रोज है वो एज इट इज आ जाएगी 258 और 369, 258 और 369। तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं तो जब आप इसको 0 करोगे तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन मिलेगी जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, ठीक है। और अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो बेसिकली वो एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाला प्लेन आएगा। तो यहां से अगर इसको ओपन कर लूँ तो अल्फा ये हो जाएगा 9 × 5 45 माइनस 8 48 48, 45 माइनस 48 इज -3, तो -3 टाइम्स अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। बीटा आएगा माइनस टाइम्स इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 9 × 2 18 माइनस करेंगे 8 या 24, 18 माइनस 24 इज -6, तो यहाँ आएगा +6 टाइम्स बीटा आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस आएगा गामा टाइम्स गामा -1 टाइम्स, गामा -1 टाइम्स आएगा 6 दूनी 12 -15 -3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू कर देंगे 0। तो -3 सबसे पहले अगर इससे कॉमन लेके उड़ा दें अगर, तो यहाँ बचेगा अल्फा, -2 बीटा यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर -3 उड़ा दिया अगर तो प्लस गामा -1 बचेगा और इक्वल टू 0। बस अब अल्फा बीटा गामा को अगर एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दूँ तो मुझे एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा जो कि अल्फा बीटा गामा को कंटेन करने वाला प्लेन होगा, मतलब कि ये प्लेन हो गया। इसकी डिस्टेंस मुझे कहाँ से निकालनी है, 0 1 0 से, तो निकाल लो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 0 1 0 से डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन की, तो बस यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो यानी कि -2 और साथ में कांस्टेंट है -1, तो -1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 हो जाएगा, और इसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो यहाँ से बस डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/√6 हो जाएगा, ये 3/√6 को आप चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमको निकालना क्या है, वैसे निकालना हमको है कि d बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द, ओके, तो d जो है एक्चुअली स्क्वायर है किसका, इसका स्क्वायर है, तो ये है आपका d, ठीक है, ये है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 6, 9/6 जो है 3/2 हो जाएगा, 3/2 को हम प्रेम से 1.5 लिख सकते हैं, तो 1.5 बेसिकली आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। वन 1.5, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P1 एंड P2 भी 2 प्लेन्स है गिवन बाय P1 एंड P2, कुछ इस तरीके से 2 प्लेन गिवन है हमें। उसके बाद उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रन हुज 2 फेसेस लाई ऑन P1 एंड P2, है ना, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइंस बेसिकली टेट्राहेड्रन की एज हो सकती है, ऐसा टेट्राहेड्रन जिसके कि 2 फेसेस जो है वो इन दोनों प्लेन्स पर लाई कर रहे हों। तो अगर मैं एक टेट्राहेड्रन ड्रॉ करूं, कुछ इस तरीके से ये टेट्राहेड्रन होगा, है ना, और ऐसा करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, फीलिंग फैक्टर आनी चाहिए, तो
कुछ इस तरीके से मान लेता हूं मैं कि ये है हमारा टेट्राहेड्रन, ये वाली साइड उधर है अंदर और ये जो है इधर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये टेट्राहेड्रन है हमारा। अब अगर मैं ये बात करूं कि जो दो प्लेन फेसेस हैं, है ना, प्लेन फेसेस में दो प्लेन फेसेस को मैं ये वाले प्लेन फेसेस मान लेता हूं कि मान लेते हैं कि एक प्लेन फेस हमारा ये वाला है और एक प्लेन फेस जो है वो ये वाला है। ये दो प्लेन फेसेस अगर मैं मान लूं, P1 और P2 की जो इक्वेशंस है, ये जो व्हाइट से मैंने मार्क किया है, मान लेते हैं कि ये दो प्लेन्स की इक्वेशन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। अब देखो, अगर कोई लाइन को, कोई एज को टेट्राहेड्रन की एज बननी है ना, इक्वेशन बननी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग अगर कोई लाइन है तो इसका मतलब कि वो एज बन सकती है, क्योंकि वो एज दिख रही होगी आपको। उसके बाद अगर ये वाली लाइन देखे, ये वाली लाइन देखे, ये वाली लाइन देखे और ये वाली लाइन देखे, ये चारों लाइंस में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों प्लेन में से किसी एक प्लेन पर लाई करने वाली लाइन है और साथ में उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ होना ही चाहिए, ये भी कंडीशन है। यानी कि ऐसी लाइन भी चलेगी जो इन दोनों प्लेन्स में से किसी एक प्लेन पे तो लाई कर रही होनी चाहिए और साथ में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को किसी एक पॉइंट पर कट कर रही होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन। तीसरा, ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो कि दोनों प्लेन्स को, ये वाले और ये वाले प्लेन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि इसको भी अगर मैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ सोचूं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ये एक स्क्यू लाइन होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की लाइन भी चलेगी, लेकिन कैसी लाइन नहीं चलेगी, ऐसी लाइन नहीं चलेगी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो और कुछ इस तरीके से ये वाली लाइन बना दी आपने कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो रही है और ये वाली लाइन ले लो, ये नहीं चलेगी। जो दोनों प्लेन्स को तो इंटरसेक्ट करेगी, ऐसी लाइन जो दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर कर रही हो और साथ में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग नहीं हो या किसी प्लेन में लाई नहीं कर रही हो, तो फिर उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है, कहानी में बता देता हूं। अब हम चेक करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या वो किसी प्लेन में तो नहीं लाई करने वाली लाइन है। अच्छा, सबसे पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, आई जे और के, ठीक है। यहां आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, n1 क्रॉस n2 करके निकाल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 12, यहां पर -2, यहां पर है 5 और यहां पर है 4। बस इसको ओपन कर लेता हूं तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 60 माइनस 60 हो जाएगा 0, ये 0 आई कैप हो जाएगा। जे में अगर सोचे तो 40 एंड हो जाएगा +24, 40 + 24 इज 65, तो प्लस आ जाएगा 65 जे कैप। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, ये जे वाला है ना, ठीक है। यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर सोचे तो ये हो जाएगा 50 एंड -30, माइनस माइनस +30 हो जाएगा बेसिकली। तो 50 + 30 हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा ये, तो प्लस आ जाएगा ये 80 के कैप। उसके बाद इसको अगर एक्चुअली सॉरी देखो यहाँ पर 65 नहीं 64 होगा ना, ये गलती से मिस्टेक हो गया भाई। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा 64, है ना, क्योंकि देखो आप 40 एंड +24 आएगा, ठीक है। तो इसको 8 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा -8 जे कैप और इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस आ जाएगा 10 के कैप। उसके बाद फिर मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -4 जे कैप एंड प्लस आएगा 5 के कैप। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन हमें मिल गया -4, 5, 0, या सॉरी 0, -4, 5, कुछ इस तरीके से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन मिल गया मुझे। अब अगर चेक करें इन सारी लाइंस को, सबसे पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग जो वेक्टर है, क्या यहां पर डायरेक्शन किसी का दिख रहा है क्या, वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। मतलब कि, है ना, ये वाला भी देखो चेंज है, बहुत चेंज है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है ना, वो तो कोई भी लाइन नहीं लिखी है, ठीक है। यानी कि अब जो दो ऑप्शन बचते हैं वो ये बचते हैं कि ऐसी लाइन हो सकती है जो कि या तो किसी एक प्लेन में लाई करने वाली लाइन है या फिर ये वाली स्कीव लाइन हो गई,
है ना, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन बची हुई रहेगी। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करना है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं इस पर इन जनरल, अच्छा पहले तो किसी प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक कर लेते हैं, है ना। और प्लेन में लाई कर रहा है उसके लिए कैसे चेक करेंगे, कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस के लिए देखेंगे कि भाई ये लाइन कंप्लीटली अगर किसी प्लेन में लाई करती है तो क्या कंडीशन लगाते हैं, तो वो लगा देते हैं डायरेक्टली। तो देखो ये जो है, जो इसके अलॉन्ग वेक्टर है ना, सबसे पहले तो यही कर लेते हैं हम लोग सबका, है ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। भाई अगर कोई प्लेन में लाइन पूरी कंप्लीटली लाई करेगी अगर, तो क्या वो लाइन उस प्लेन के नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, यानी कि उन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। उस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है और प्लेन का नॉर्मल जो है उनके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग पहले तो सारे ऑप्शंस को ये चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं कोई 90 डिग्री पर तो नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो डायरेक्टली 12 मल्टी, ये तो नहीं हो सकती भाई, दोनों के परपेंडिकुलर लाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 0 है। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, उधर 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा, मतलब कि 60 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा मतलब। ठीक है, तो ये जो है दोनों प्लेन्स में लाई करने वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं है। सेम में इसको अगर चेक करें तो इसको चेक कर लेते हैं, -5 2 3 है, तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, -5 2 और 3, है ना, इसको चेक करते हैं। तो पहला है 10 15 12 है, 10 15 एंड 12 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -50, है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं बेसिकली, और प्लस आएगा 30 और प्लस आएगा 36। तो ये भी 0 तो नहीं होगा कहीं ना कहीं से, है ना। सेकंड चेक करना है -2 5 4 से, तो -2 5 और 4 को चेक करें अगर, तो -2 5 और 4 को इसी के साथ चेक करना है, सॉरी, -5 2 और 5 3 के साथ सॉरी, यहाँ पर 10 हो जाएगा ये, और प्लस 10 हो जाएगा ये, और प्लस आएगा 12, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों प्लेन्स में लाई करने वाली लाइन तो है ही नहीं, ना ये है ना ये है। ठीक है, इसको भी अगर चेक करेंगे तो देखो यहीं कर लेते हैं सिंपली, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 4 मतलब नहीं हो रहा है, ये भी प्लेन P2 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखें तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, और 5 इंटू 15 इंटू 5 करूंगा तो जो भी आएगा पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि P1 भी, सी वाला ऑप्शन भी इस प्लेन में लाइन करने वाली लाइन नहीं है। डी ऑप्शन को चेक करें तो 10 -15 और प्लस 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाली लाइन इसमें भी लाइन नहीं कर रही है। और इसको अगर चेक करेंगे तो -2 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 माइनस, और ये एक्चुअली लाई कर रही है। देखो डी ऑप्शन वाला जो है ना, सिर्फ वो P2 प्लेन में लाई करने वाली लाइन है ये वाली। ठीक है, ये P2 प्लेन में लाई करने वाली लाइन है, देख लो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो -2 आएगा, -2 इंटू 5 करूंगा तो +10 आएगा, सॉरी -10 आएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा -10, देखो, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, और 3 इंटू 4 करेंगे तो +12 आ जाएगा। तो ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये P2 प्लेन में लाई करने वाली लाइन है। बस ये है कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके साथ होना चाहिए, और वो मैं कहता हूं कि होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। ये वाली लाइन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो भी, और ये वाली लाइन भी P2 प्लेन में दोनों लाइन लाई करने वाली लाइंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल अगर हुई तो ही सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि ये कोप्लेनर लाइंस है। ठीक है, P2 प्लेन में दोनों लाइन करने वाली लाइंस है अगर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुआ दोनों का, यानी कि वो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी कहीं ना कहीं। इसका मतलब सबसे पहले तो ऑप्शन डी मैं चेक करूंगा, है ना। ऑप्शन डी जो है हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि ये कुछ ये वाली लाइन है, इस तरीके की लाइन है, अगर ये P2 प्लेन है नीचे वाला तो, है ना, और अगर ये P1 प्लेन है तो ये वाली लाइन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये डी ऑप्शन में। अब मुझे ए, बी और सी को चेक करना है, तो सबसे पहले ए को चेक करें अगर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए पर इन जनरल कोई पॉइंट अगर अज्यूम करें और दोनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे, तो ए पर इन जनरल पॉइंट अगर इसको मैं लैम्डा की टर्म्स में अज्यूम करूं तो क्या आ जाएगा भाई, 0 1 1 5 लैम्डा प्लस 1, है ना, 1 1 आएगा 5 लैम्डा प्लस 1। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं पहले प्लेन और दूसरे प्लेन दोनों के साथ में निकालूंगा। तो देखो
यहाँ पर जब पहले प्लेन के साथ में निकालेंगे तो आएगा 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 है, तो 10x प्लस 15y प्लस 12z यानी कि 12 इंटू 5 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 25 प्लस 12 करूंगा तो 37 हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस 37 अपॉन 12 आएगा। ठीक है, बस लेमडा की वैल्यू निकाल के ही संतुष्ट हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर सेम आई तो सेम पॉइंट होगा, वरना तो डिफरेंट पॉइंट ही आएगा, और अगर डिफरेंट पॉइंट आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ से ये आ रही है। उसके बाद फिर इसमें पुट करूंगा -2x, तो यहाँ जाएगा -2 इंटू 5y। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों प्लेन्स को यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी भाई। -2x प्लस 5y और प्लस 4z है और -20 है इज इक्वल टू 0। पहला प्लेन है 10x प्लस 15y और प्लस 12z और -60 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब मैं इसको, इस पॉइंट को अगर इसमें सेटिस्फाई कर दूं पहले इस वाले प्लेन में, तो -2 प्लस 5 आएगा और आएगा 25 और आएगा प्लस 5 आ जाएगा और होगा -20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आप जो भी निकालो, क्योंकि लैम्डा जो है यहाँ पर है 25 लैम्डा एक्चुअली आएगा, तो 25 से डिवाइड करोगे तो क्या वो कभी 12 बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कि डिफरेंट पॉइंट आ रहा है, मतलब कि ये वाली लाइन हो गई बेसिकली, ये वाली जो कि इसकी लाइन होगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि वो टेट्राहेड्रन की एज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड लाइन। यहां पर अगर इसको इक्वल टू लैम्डा लेके कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे तो यहां पर आएगा -5 लैम्डा प्लस 6 आएगा, कॉमा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो 2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस इन दोनों को भी इन दोनों प्लेन्स में पुट करके लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज अगर आएगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 10 लैम्डा हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो -12। 2 लैम्डा इंटू 5 करेंगे तो प्लस 10 लैम्डा हो जाएगा ये। 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 लैम्डा और -20 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालेंगे अगर तो 10 और 10 20 और 12 हो जाएगा 32, 32, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आएगा ये हो जाएगा, इसको ऐड करने पर 32 यहाँ से भी आएगा, तो 1 हो जाएगा बेसिकली लैम्डा की वैल्यू। और लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बस अब हम नेक्स्ट लाइन पर भी चेक कर लेते हैं, नीचे वाली पर। तो वहाँ पुट करूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा -50 लैम्डा एंड 6 इंटू ये हो जाएगा 60, 2 लैम्डा इंटू 15, तो यहाँ जाएगा +30 लैम्डा और 3 लैम्डा इंटू 12 यानी कि 36 लैम्डा आएगा और -60 ऑलरेडी है इज इक्वल टू 0। 60 से तो 60 कैंसिल आउट कर दिया और बाकी उसके अलावा कुछ है नहीं बचा हुआ। इसका मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि डिफरेंट पॉइंट आएंगे जब इसमें लैम्डा की वैल्यूज पुट करेंगे तो। और अगर डिफरेंट पॉइंट आएंगे तो ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन को चेक करेंगे अगर, सॉरी हाँ करेक्ट, सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम लोग, ये था हमारा बी ऑप्शन। सी ऑप्शन के लिए इसको इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो -2 लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा कॉमा 5 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 4 लैम्डा आ जाएगा। इसको भी इन दोनों प्लेन्स में सेटिस्फाई करके चेक करेंगे तो -2 लैम्डा को पुट करेंगे तो आएगा 4 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस 4 को पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 लैम्डा, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 लैम्डा और है -20 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 45, तो 45 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू बेसिकली यहाँ से निकालना है सिर्फ हमको, ये तो खैर 0 आ रहा है ना, क्या इतना सोचना। लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा।
लैम्डा 0 आ गया, सेकंड वाले प्लेन में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 10x इंटू 10 इंटू बेसिकली -2 लैम्डा करेंगे तो -20 लैम्डा, 15 इंटू 5 लैम्डा प्लस 4 करूंगा तो 15 5 75 तो प्लस 75 लैम्डा एंड 4 इंटू 15 करूंगा तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 60 और 4 इंटू 12 लैम्डा 12 इंटू 4 लैम्डा बेसिकली, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 48 लैम्डा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आएगा -60 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ से भी देखो ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी लैम्डा की सेम वैल्यू आ रही है। और अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट दोनों प्लेन्स पर नहीं है, और डिफरेंट पॉइंट दोनों प्लेन पर नहीं है इसका मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये कुछ ऐसी लाइन है जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रही है लेकिन दोनों प्लेन्स में किसी में लाई नहीं कर रही है और ना ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग है। मतलब कि कुछ ऐसी लाइन है, ये भी थोड़ा सा गलत आपको रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, कुछ ऐसी लाइन है ये जो कि ऐसी है ना, यहां से तो पास कर रही है लेकिन किसी प्लेन से पास नहीं कर रही है और ना ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग है। इस वजह से सी ऑप्शन जो है हम लोग टिक नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ABD। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि P बी द प्लेन √3 टाइम्स x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स z इज इक्वल टू 16 एंड लेट s इज इक्वल टू अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 होना चाहिए एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा यानी कि यही वाला फ्रॉम द प्लेन P जो है वो 7/2 होना चाहिए। लेट u VW be 3 distinct vectors in S such that u minus v का मॉड्यूलस इज इक्वल टू v minus w का मॉड्यूलस इज इक्वल टू w minus u का मॉड्यूलस होना चाहिए एंड लेट v be the volume of the parallelepiped determined by vectors u v w then the value of 80/√3 क्या होगा ये बताना है। अच्छा, u v w अगर एक पैरेललोपाइप डिटरमाइन करते हैं तो जो उनका वॉल्यूम है वो बेसिकली अगर v की वैल्यू की बात करें तो v क्या होगा, जो v है उसका वैल्यू अगर देखें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u v w का बॉक्स प्रोडक्ट। जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वही तो वॉल्यूम होता है पैरेललोपाइप का। ठीक है, 3 वेक्टर्स अगर डिटरमाइन कर रहे हैं किसी कोटर्मिनस एजेस को, 3 कोटर्मिनस एजेस अगर रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोपाइप की तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा बीटा गामा एक ऐसा पॉइंट है जिसकी कि ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 1 होना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके, मतलब यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस अल्फा गामा बीटा गामा का इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कि एक स्फीयर पर लाई करने वाले पॉइंट्स है ना, सारे पॉइंट से स्फीयर पर लाई करने वाले यूनिट रेडियस वाला स्फीयर है। ठीक है, अब उसका अच्छा इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर निकालूं, है ना, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन अगर देखें तो क्या है भाई, वो आ जाएगा 0 0 0 पुट कर दिया तो 16 बचेगा सिर्फ एंड डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट ऑफ आएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो गया √16 हो गया, यानी कि 4 हो जाएगा, तो 16/4 हो जाएगा 4। तो कुछ इस तरीके से ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा 4, यानी कि इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 है और ये एक ऐसा स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो ये एक स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 रेडियस का स्फीयर है। मतलब कि कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन है कि ये तो रहा आपका स्फीयर और ये कुछ प्लेन आपका P है, ये प्लेन P है, ये स्फीयर है, और उसने फिर कहा है कि हमको सिर्फ ऐसे वाले पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं जिनकी की डिस्टेंस, है ना, जो कि स्फीयर पर आने वाले पॉइंट्स है जिनकी डिस्टेंस इस प्लेन से कितनी होनी चाहिए, 7/2 होनी चाहिए। मतलब कि बेसिकली अगर प्लेन कुछ ऐसा पैरेलल बना दो इस प्लेन के, है ना, जो कि यहाँ से 7/2 डिस्टेंस पर हो, इसकी डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की 4 है ना इस प्लेन की, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो ये 7/2 है कुछ इस तरीके से। यानी कि इस डिस्क पर जितने पॉइंट्स आने वाले हैं ना, इस डिस्क पर, यहाँ पर एक्चुअली डिस्क कट करेगा ना प्लेन और स्फीयर आपस में, तो वो जो डिस्क होगा उस पर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे इस एस सेट में आएंगे बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सिनेरियो है।
अच्छा, इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी बचेगी? बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई? 1/2। 7/2 यहां तक की डिस्टेंस है, 1/2 यहां तक की होगी, ठीक है। सॉरी। तो आगे देखो क्या बोला है उसने कि UVW यानी कि इस डिस्क पर लाया करने वाले 3 पॉइंट्स हैं और उनके बीच में आपस में डिस्टेंस उसने इक्वल बोल रखा है, 1 नहीं, है ना। लेकिन साथ में यह भी मानना है हमें कि जो मॉड्यूलस ऑफ U है, मॉड्यूलस ऑफ V है और मॉड्यूलस ऑफ W है, ये 1 होगा, क्योंकि ये तीनों इस स्फीयर पर लाया करने वाले पॉइंट्स होंगे जिसकी कि डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? 1 है, क्योंकि रेडियस 1 है, तो इसका मतलब इन तीनों का मॉड्यूलस 1 होगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, हम लोग क्या करेंगे कि पिरामिड बनाएंगे, सॉरी टेट्राहेड्रन बनाएंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे उसको, क्योंकि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 टाइम्स बॉक्स ABC, यानी कि बॉक्स UVW। तो यानी कि 1/6 टाइम्स बॉक्स UVW की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे UVW का बॉक्स, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब जो लेकिन टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालेंगे वो थोड़ा डिफरेंट वे में निकालेंगे, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूं। तो देखो, हालांकि आंसर आपने देख लिया, किसी को बताना मत। तो देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बेसिकली एक और तरीके से भी निकाला जा सकता है, जो कि होगा 1/3 इंटू बेस एरिया बेसिकली और इंटू हाइट, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, यानी कि UVW 3 पॉइंट्स यहां पर आने वाले हैं और मैं O के साथ उनको कनेक्ट करके उसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो देखो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि ये O है, ये U है, ये V है और ये W है, कुछ इस तरीके के सीन है, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देगा। चलो, अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो कहीं यहां पर आएगा, तो यानी कि ये हाइट ऑलरेडी मुझे पता है 1/2, क्योंकि यहां से डिस्टेंस 1/2 बची है और उसके साथ साथ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। उसने बोला है कि U और V के बीच की डिस्टेंस, V और W के बीच की डिस्टेंस और W और U के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 है, सॉरी 1 नहीं, इक्वल है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंसेस इक्वल हो गई, यानी कि बेस जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन उसका एरिया निकालने के लिए यहां पर देखो क्या करूंगा मैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 1 होगी, क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूलस ऑफ U तो है भाई, ओरिजिन से U को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये सेंटर से उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया ना स्फीयर पर आने वाला, तो इसका मतलब ये रेडियस हो गया 1, ठीक है। यहां पर आप देखो ये डिस्टेंस जो है इधर हमेशा कितनी आएगी स्फीयर पर? वो 1 आएगी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1/2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको मैं x कह देता हूं अगर, है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगा √1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। √3/2 कितना आ गया? ये आ गया हमारा x का वैल्यू। लेकिन x क्या है? x जो है वो ये वाली लेंथ है। अब अगर ध्यान से देखा तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें अगर मैं सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड सर्कमसेंटर सब सेम होगा, इसको इससे ज्वाइन करने पर हमें मिल रहा है √3/2, ये x है बेसिकली हमारा। तो क्या ये वाली डिस्टेंस नहीं आ सकती, है ना? ये अगर x है तो ये बेसिकली हो जाएगा 30 डिग्री, और अगर ये 30 है तो ये x cos 30 हो जाएगा, और x cos 30 का डबल कर दूंगा तो a आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x cos 30, ये हो जाएगा आपका साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा 2 और इंटू x का वैल्यू है √3/2 और साथ में √3/2 cos 30 की वैल्यू भी हो जाएगी। एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो 3/2 जो है आपका इसका साइड लेंथ आ जाएगा। 3/2 अगर साइड लेंथ आ गया तो यहाँ आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर। भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 और इंटू a स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइड लेंथ इतनी आई है, और इंटू हाइट जो है वो निकाल चुके हैं हम लोग, कितना है? 1/2 है। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा। इसको अगर प्रॉपर वे में एक बार निकाल लें तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
9√3 ऊपर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो एक्चुअली ये 3 से एक 3 तो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर ही लेते हैं। यहाँ से एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3√3 बचेगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय नीचे अगर देखें तो 4 × 4 16, 16 का डबल हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 4 16, × 2 हो जाएगा 32, करेक्ट है, और ऊपर 3√3 आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता क्या है? 1/6 टाइम्स बॉक्स UVW। ठीक है, ये होता है, यानी कि UVW का जो बॉक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू इधर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 हो जाएगा 18√3, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 32, जिसको 2 से कैंसिल आउट करने पर हो जाएगा 9√3/16। ये हो जाएगा वैल्यू बॉक्स UVW का, ये हो जाएगा V का वैल्यू, ये हमारा V आया है। यही तो V है, उसने V यही तो कहा है कि V इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या हो जाएगा? UVW का बॉक्स प्रोडक्ट। हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 80/√3 टाइम्स V का वैल्यू। तो 80/√3 V इज इक्वल टू हो जाएगा 80/√3, और इंटू V का वैल्यू है 9√3 एंड डिवाइडेड बाय 16, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 16 को कैंसिल आउट कर दें, अच्छा √3 से √3 कैंसिल आउट कर देंगे, 16 को इधर 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, तो 9 × 5 हो जाएगा 45, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, और जो ऑलरेडी आपने देख भी लिया था पहले। तो कुछ इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मुझे तो लगता है कि छोड़ देना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली करना क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उनको पिक करना होता है। हमको लड़ना भिड़ना नहीं होता किसी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि उनको लड़ने भिड़ने के चक्कर में हम समय बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कंसिडर द लाइंस L1 एंड L2, कुछ इस तरीके से ये दो लाइंस गिवन है, एंड द प्लेन P1 एंड P2, दो प्लेन भी गिवन है। लेट AX + BY + CZ इज इक्वल टू D बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। मतलब कि L1 और L2 का पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, एक काम तो ये करना है, और दूसरा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स P1 एंड P2। P1 और P2 दोनों प्लेन्स के क्या होना चाहिए? वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर निकालना है मुझे, तो दोनों पर इन जनरल, एक पर लैम्डा की टर्म्स में और एक में म्यू की टर्म्स में पॉइंट अज्यूम करके इक्वल कर देंगे। तो इसमें लैम्डा के इक्वल अगर इसको रखेंगे तो 2λ + 1 आ जाएगा, कॉमा यहां पर आ जाएगा -λ, कॉमा यहां आ जाएगा λ -3। ये हो जाएगा इन जनरल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन पर पॉइंट अगर रिज्यूम करेंगे तो आएगा λ + 4, कॉमा λ -3, कॉमा 2λ -3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस यहां से इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक इक्वेशन तो 2λ + 1 इज इक्वल टू, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर म्यू करना है ना भाई, यहाँ पर म्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लैम्डा सेम नहीं ले सकते हम लोग, यहाँ पर म्यू कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा भाई म्यू + 4 हो जाएगा, यानी कि 2λ - म्यू है ना, 2λ - म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दूंगा अगर मैं, तो यहां से लैम्डा उधर चला जाएगा अगर, तो डायरेक्टली लिख देता हूं कि म्यू + λ -3 इज इक्वल टू 0 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा था हमें, कोई बात नहीं, चलो निकाल ही लेते हैं। तो दोनों को जब ऐड करूंगा मैं, तो दोनों को ऐड करने पर यहां पर बचेगा 3λ और इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि λ इज इक्वल टू आ गया 2। λ 2 आ गया, और म्यू की वैल्यू ऐसे निकालने की जरूरत तो नहीं है, बट λ 2 पुट करेंगे तो म्यू जो है 1 आ जाएगा। और दोनों के केस में जो पॉइंट है सेम मिलना चाहिए हमें। λ इज इक्वल टू यहाँ पर अगर 2 पुट करूंगा तो क्या आ रहा है,
ये आ रहा है 5, कॉमा यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आएगा -2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 यानी कि -1 आ रहा है, और इसमें भी सेम पॉइंट मिलना चाहिए 1 पुट करने पर, तो आ रहा है 5, म्यू की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 - 3 -2 आ रहा है, ये दो तो आने ही थे, z कोऑर्डिनेट सेम करना है हमको, तो 1 वहाँ पर पुट करेंगे तो -1 आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, यानी कि हाँ 5 - 2 - 1 जो है दोनों का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमको एक ऐसा प्लेन निकालना है जो कि इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इन दोनों के नॉर्मल्स उस रिक्वायर्ड प्लेन के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि दो नॉर्मल्स इन दोनों प्लेन्स के उस प्लेन के अगर पैरेलल है तो दो प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स हमको मिल गए और साथ में एक पॉइंट भी है, तो जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x - 5 y + 2 z + 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और दोनों प्लेन्स के अलोंग जो वेक्टर है, जो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल है 7 1 2 है पहला, तो उसको यहाँ रख दूंगा 7 1 और 2, और सेकंड प्लेन का जो नॉर्मल है वो है 3 5 और -6 है, तो 3 5 और -6 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको इक्वल टू कर देंगे 0, तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, ये हो जाएगा -6 और -10 -16 हो जाएगा, -16 टाइम्स x - 5 आएगा। उसके बाद आएगा फिर 7 × 6 हो जाएगा, 7 6 42 -42 और 3 दूनी 6, -42 -6 होगा तो -48 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग +48 टाइम्स y + 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना, जो भी आ रहा है एक्चुअली इसका और नेगेटिव भी करेंगे, 7 × 5 हो जाएगा 35, -3 करेंगे तो 32 हो जाएगा ये, तो प्लस आ जाएगा 32 टाइम्स z + 1 और इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से 16 कॉमन लेके उड़ा देंगे अगर, और बल्कि -16 उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x - 5 और यहाँ पर 16 3 48 3 बार जाएगा तो -3y और -6 बचेगा 3 मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर 2 बचेगा माइनस का, तो -2z और -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी। बस इसको प्रॉपर वे में एक बार लिख लें अगर, तो x - 3y -2z और -6 -5 हो जाएगा -11 -13 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन। उसने कहा है कि वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। उसने बोला कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ओके, तो ए बी सी का वैल्यूज हमको बेसिकली बताना है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली अगर कंपेयर करें तो जो ए का वैल्यू है मैं लिख लेता हूं कि ए 1 है ना, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। बी का वैल्यू अगर देखें तो सॉरी, बी का वैल्यू -3 है, सी का वैल्यू -2 है, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू में है तो 13 है। कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज आई है। तो ए का वैल्यू 1 है ना, 1 है ना, 1 -3 -2 और 13 है। तो डायरेक्टली अब आंसर अगर देखें तो ए ऑप्शन को मुझे 3 से मैच करना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन को -3 यानी कि 2 से मैच करना पड़ेगा। सी के लिए सी इज इक्वल टू -2 है यानी कि फोर्थ ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा, और डी के लिए 13 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेट L1 एंड L2 बी द लाइंस। कुछ दो लाइंस गिवन है हमें, ठीक है, R1 R2 के फॉर्म में कुछ इस तरीके से है रेस्पेक्टिवली। लेट X बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन्स H, है ना, सारे प्लेन्स दैट कंटेन द लाइन L1। L1 लाइन को कंटेन करने वाले सारे प्लेन्स जो है वो X में आते हैं, X सेट में आते हैं। फॉर अ प्लेन H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H। मतलब कि L2 लाइन और H लाइन के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है ये, ठीक है। लेट H0 बी प्लेन इन X फॉर विच DH0 is the maximum value of DH as H varies over all planes in X, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो तभी आएगी जब दोनों पहली वाली लाइन के तो परपेंडिकुलर होना, मतलब देखो ऐसा कुछ सिचुएशन कर देते हैं कि एक लाइन L1 कुछ ऐसी है, दूसरी लाइन L2 कुछ ऐसी है ना, और मुझे क्या करना है कि
अगर इस L2 लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक ऐसा प्लेन निकालना है जो L1 से भी पास कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि इस L2 के पैरेलल प्लेन होना चाहिए, L2 के पैरेलल होना चाहिए ये वाला L1 प्लेन, ठीक है, और साथ में L1 से पास कर रहा होना चाहिए। तो हो गया ना, 0 0 0 से पास करने वाला प्लेन है ये, और साथ में ये वाला, है ना, 1 1 1 dr हो जाएगा एक वेक्टर का जो कि उस प्लेन में आ रहा है। L1 से अगर प्लेन पास करा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब कि ये वाला i प्लस जे प्लस के एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर होगा, और साथ में i प्लस के वेक्टर भी हमने, क्योंकि उसके पैरेलल कर दिया है प्लेन को, किसके, L1 से पास कर रहा हो और L2 के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो दो वेक्टर हमको पैरेलल टू प्लेन मिल गए हैं, और साथ में R1 से पास कर रहा है, यानी कि 0 0 0 जो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है वो भी उस प्लेन पर लाई करेगा। इसका मतलब कि पॉइंट आ गया और डायरेक्शंस भी आ गई, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x y z, सीधा सीधा लिख दूंगा क्योंकि x माइनस 0 y माइनस 0 और z माइनस 0 बेसिकली लिखना होता है, और 1 1 1 यहां से ले लेंगे, और साथ में 1 0 1 यहां से आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 0 और 1, तो ये हो जाएगा आपका उस प्लेन का इक्वेशन। डायरेक्टली इसको ओपन करने पर आ जाएगा, तो इसको ओपन करूंगा तो आएगा 1 यानी कि x, फिर आएगा यहां से 0, z से आएगा 0 माइनस दिस यानी कि माइनस z इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, h नोट प्लेन की इक्वेशन, है ना। अब h नोट प्लेन की इक्वेशन आ गई है, तो डी एच नोट क्या है, डी एच नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एच, है ना, एज h वेरीज ओवर ऑल प्लेन्स इन x, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो इस प्लेन से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा तो डी एच नॉट नहीं आएगी क्या, R2 की डिस्टेंस ही तो है, मतलब इस लाइन की डिस्टेंस उस प्लेन से निकालना है, यानी कि 0, 1, -1 की डिस्टेंस। तो 0, 1, -1 की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से, यही है, हाँ करेक्ट है। तो इसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो 0 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा और √2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, ये डिस्टेंस हो जाएगी जो कि 5th ऑप्शन में हमें दिख रही है एग्जैक्टली। तो इसका तो P का जो है वो 5th ऑप्शन होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद Q पे आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 2 फ्रॉम h नॉट कितना होगा, तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, ये हो गया P वाला ऑप्शन। Q के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस प्लेन की, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पुट कर दे देंगे फिर से 0, और यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2/√2 आ जाएगा, और इसका मॉड्यूलस आएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा √2, ये √2 आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन 4 जो है मैच हो जाएगा Q वाले ऑप्शन से। द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम h नॉट बताना है, क्या आएगा, तो ये h नॉट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा सवाल हो गया क्या। तो C के लिए D डायरेक्टली यहाँ 0 0 पुट करेंगे, तो ये 0 0 0 यानी कि 0, इसका मतलब कि ये प्लेन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ओरिजिन से, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या 0 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स y इक्वल टू z x इक्वल टू 1, है ना, कुछ इस तरीके से ये एक प्लेन है, ठीक है, y इक्वल टू z एंड x इक्वल टू 1, एंड h नॉट क्या होगा, तो उसने बोला डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स y इक्वल टू z एंड x इक्वल टू 1, तो कर दो वहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। डी के लिए उसने कहा है कि y इक्वल टू z होना चाहिए एंड x इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 1 यहां पर पुट कर दिया, ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 माइनस z बचेगा इक्वल टू 0, इसका मतलब कि z भी आ गया 1 और z 1 आ गया, तो y तो 1 लेना ही है क्योंकि y और z इक्वल है, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 1, 1, 1, और उसकी डिस्टेंस h नॉट से निकालना है, तो निकाल लो, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 अपॉन √2 कर देंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की निकालूंगा अगर मैं, तो 0/√2 यानी कि 0 आ जाएगा फिर से, तो इसका मतलब कि ऑप्शन थर्ड जो है इसका भी मैच कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, बस एक बार मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो
5 और 4 मैच होगा, 5 4 5 4 5 4 सिर्फ यहाँ पर है, तो 5 और 4 तो करेक्ट है, ओके। और आर जो है थर्ड से मैच होगा, बिल्कुल सही है। एस में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से भाई। द डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि ऑप्शन थर्ड 2 बार नहीं लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन निकालना है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ सॉरी, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये जो डिस्टेंस निकालनी थी ओरिजिन से निकालनी थी, ठीक है ना, हमने कहाँ से निकाल दी भाई, प्लेन से निकाल दी है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस हमको निकालनी थी ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, √3 नहीं हो जाएगा क्या, दिख रहा है क्या, अरे भाई √1² + 1² + 1² खत्म, यानी कि √3 आ जाएगा। और √3 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा गड़बड़ को करेक्ट कर लेते हैं हम हमारी, और यहाँ पर आ जाएगा 1 से मैच करा देंगे इसको। तो यहाँ पर 1 से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देखो अब तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होना था। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेशन है समाप्त होता है। ऑल दी बेस्ट, और आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहो मस्त तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो इसी तरीके से। 3D मुझे लगता है कि अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो इस टाइम पर 3D के जो क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने 3D के आपको बता दिए जो ऑलरेडी PYQs जेईई एडवांस में आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करोगे, और बाकी जो वीडियोस हैं तेजस मार्क 2 के, वो भी आप फॉलो करो बिल्कुल, और उनको सॉल्व करने का कोशिश करो, तो जेईई एडवांस बेशक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।